नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा वर्मा इन कॉन्वर्सेशन विद द पंजाब पल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं अशोक वार्ष्णेय जी, जो कि अलीगढ़ यानी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इन्होंने सन 1979 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एमएससी उत्तीर्ण की। सन 1986 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी बायोकेमिस्ट्री में की। 15 साल प्रांत पंचायत के रूप में कार्य किया, जिनमें से 10 साल झारखंड में और 5 साल कानपुर में। 2012 से आज तक वे आरोग्य भारती में राष्ट्रीय आयोजन सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। ये संस्था स्वास्थ्य के सकारात्मक प्रचार और बीमारी की रोकथाम के लिए समर्पित संगठन है। अशोक वार्ष्णेय जी, मैं अपने चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं और मैं चाहती हूं कि आप अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को अपना और अपने संगठन का, अपनी संस्था का परिचय दें। आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक सेवा संगठन है। जब हम स्वास्थ्य सेवा ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं तो सामान्य व्यक्ति के मन में एक चित्र उभरता है कि स्वास्थ्य सेवा अर्थात कोई डॉक्टर होगा, कोई रोगी होगा, निःशुल्क कोई दवा दी जा रही होगी। निसंदेह यह स्वास्थ्य सेवा है, लेकिन यही ही स्वास्थ्य सेवा नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना, वह बीमार न पड़े, अपने आसपास की वस्तुओं से, दिनचर्या से, खान-पान से, व्यायाम से, सोचने के तरीके से, कम्युनिकेशन करके वह स्वस्थ रह सके, ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, मॉड्यूल तैयार करना, नेटवर्क करना, कार्यकर्ता तैयार करना, साहित्य तैयार करना, रिसर्च करना, संभव हो तो सरकार को भी सुझाव देना, यह सब काम 2 नवंबर सन 2002 से पूरे देश में आरोग्य भारती कर रही है। तो सर, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस बहुत बढ़ गया है, तो आप हमें जरा बता सकते हैं कि लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि उन्हें सिर्फ बुखार, सिर्फ वायरल हुआ है, सामान्य सर्दी हुई है, या फिर कोरोना वायरस, मतलब उसकी तुलना कैसे की जा सकती है? पिछले 1 वर्ष से पूरे विश्व में कोरोना का प्रकोप है जी। सामान्य सर्दी, बुखार, खांसी, सिर दर्द यह तो होता ही है, सबको मालूम है। लेकिन जब इसमें स्मेल जाने लगे, टेस्ट खत्म हो जाए, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि यह उस दिशा में बढ़ रहा है। फिर बाद में आरटीपीसीआर से टेस्ट करके कंफर्म करना, गले में स्वाब लेकर के टेस्ट करना, उससे कंफर्म होता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति इतने से समझ सकता है कि ऑक्सीजन लेवल कम ना हो, गले का टेस्ट बना रहे, सूंघने की क्षमता बनी रहे, तो उससे पता लगेगा कि सामान्य है या कोरोना। जी, तो सामान्य सर्दी बुखार तो होते ही हैं, बट यदि किसी को भी लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट हो गया है और अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है और ऑक्सीजन लेवल की मात्रा आपने चेक करते रहनी है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे आप घर पे भी चेक कर सकते हैं, और यदि अगर ऑक्सीजन लेवल की मात्रा कम होगी है तो जाके आपको टेस्ट करवाना चाहिए। और सर आप ऑक्सीमीटर नाम है उसका, ऑक्सीमीटर नाम है, 90 से ऊपर रहना चाहिए। जी, 90 से ऊपर रहना चाहिए। सामान्य व्यक्ति का 90 से ऊपर रहता है, और यदि ये 90 से नीचे जा रहा है तो चिंता की बात है। तो सर आप ये बताइए हमें कि कोरोना वायरस बीमारी को से हम स्वयं को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, हम इससे बच कैसे सकते हैं? किसी भी इस तरह की जो पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, छुआछूत की बीमारी है, इसे बचने के बहुत सरल उपाय होते हैं, लेकिन उनको करना अनिवार्य होता है। जी, छुआछूत की बीमारी है, ये कोरोना वायरस है, एयरबॉर्न वायरस है, वायुमंडल में फैलता है, वायुमंडल से। जी। तो अगर हम घर से कम निकलेंगे, दूरी बना के रखेंगे, 2 व्यक्तियों के बीच में मास्क जैसा कोई बार होगा,
हाथ जिससे हम बार बार उपयोग करते हैं साफ रखेंगे तो हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। जी। भारत पूरे विश्व के कुछ मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक है, तो भी भारत की तुलना में 40% 50% जिनकी आबादी है जी। वहां, और स्वास्थ्य सुविधाएं भारत से अधिक है, तो भी वहां पर भारत की तुलना में रोगी बहुत अधिक है। इसी से जुड़ी और एक जानकारी, जापान भी एक ऐसा उदाहरण है कि जहाँ आबादी भी कम है लेकिन आबादी की तुलना में रोगियों की संख्या बहुत कम है। कारण कि 1998 में जापान में फुकुशिमा नाम का एक स्थान है, वहां न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, रेडिएशन लीकेज हुआ था, उस समय बहुत अधिक जान माल की हानि हुई। तो वहां के व्यक्तियों ने अपने को सुरक्षित रखने के लिए मास्क लगाना यह स्वभाव का अंग बना लिया, जिसका परिणाम मिला कि इस कोरोना में इन्फेक्शन बहुत कम हुआ। यद्यपि आबादी कम है लेकिन तो भी रोगी बहुत कम हुए। भारत ने भी इन्हीं पद्धतियों का पालन किया, तो इतने बड़े देश में अन्य देशों की तुलना में बहुत कम रोगी बने। इसलिए यह जो प्रारंभिक छोटी छोटी चीजें हैं, इनका पालन करना इस बीमारी में ही नहीं, सामान्य स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आवश्यक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी जो संस्था है आरोग्य भारती, इन्होंने मतलब कोविड-19 के जो प्रकोप से निपटने के लिए आरोग्य भारती का क्या क्या योगदान रहा इस पूरे लॉकडाउन में, पिछले पूरे वर्ष में ऐसा क्या क्या कार्य हुए हैं आपकी तरफ से, वो हम जानना चाहते हैं। आरोग्य भारती जैसे स्वास्थ्य के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर काम करती है, उसी को ध्यान में रखकर सबसे पहले एक पत्रक पैम्पलेट डिजाइन किया हमने जी। जो पूरे देश के सभी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ और सोशल मीडिया पर हर जिले में वो गया। कुछ प्रांतों ने उसको प्रिंट कराया और प्रिंट करा के बांटा भी। दूसरा, आरोग्य भारती में मेडिकोज भी हैं, नॉन मेडिकोज भी हैं, इसलिए सभी जिलों में ऐसे जो डॉक्टर्स हैं, एलोपैथी के भी हैं, आयुर्वेद के भी हैं, होम्योपैथी के भी हैं, सबकी एक लिस्ट बनाई जिले जिले के अनुसार और उसको उन्होंने अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में भेजा, जिससे लोगों को कोई भी परेशानी हो तो उनसे सहायता ले सकते हैं। और ऐसे 3000 व्यक्तियों को की लिस्ट इस सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के पास डाली जो आरोग्य भारती से जुड़े हैं और टेली एडवाइजरी में सहायता कर रहे हैं। ये और तीसरा काम कि लॉकडाउन में सबका आर्थिक काम बंद हो गया जी, तो ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ सहायता करनी चाहिए। तो केवल आरोग्य भारती नहीं, संघ से जुड़े सब संगठन और समाज के अन्य संगठन भी ऐसे जो व्यक्ति थे उनकी सहायता कर रहे थे और बराबर सहायता करने के कारण उनको भोजन देना, राशन किट देना, मास्क देना, यह सब काम उस समय चल रहा था। और बड़ी मात्रा में राशन किट को ज्यादा प्राथमिकता दी हमने, क्योंकि भोजन बनाने की कठिनाई नहीं थी, भोजन सामग्री की कठिनाई थी। इसलिए एक परिवार को एक सप्ताह का राशन देना जिससे कि वो घर में बना सके, बार बार हमको न जाना पड़े। यह काम पूरे देश में हुआ, हमने भी किया, अन्य लोगों ने भी किया जी। तो इस तरह से। और जीव जंतुओं के लिए भी पशु आहार मिले। प्रवासी मजदूर जब शुरू हो गए तो उनके लिए चप्पल जूते भी उपलब्ध कराए, आवश्यकता पड़ी तो ब्लड डोनेशन भी किया। थैलीसीमिया के जो वो हीमोफीलिया के जो पेशेंट रहते हैं उनको हमेशा आवश्यकता पड़ती है। जी, बहुत ही बढ़िया है, ये तो बहुत ही बढ़िया काम है, क्योंकि हम मनुष्यों को तो पता था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, पर जीव जंतुओं को बिल्कुल भी नहीं पता था, जानवरों के साथ कि क्या हो गया।
ऑल ऑफ सडन लोग दिखने बंद हो गए हैं, खाना मिलना बंद हो गया है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा धक्का था ये। तो उनके लिए भी कार्य किए गए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सर अभी इसकी जो वैक्सीनेशन आई है, तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू हुए लगभग 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं और लाखों लोगों को वैक्सीन लग भी चुकी है, पर लेकिन साइड इफेक्ट्स को लेकर ना अभी भी लोगों के ना अंदर वो चीज है, आशंकित है लोग, कि अभी कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं कि वैक्सीनेशन जरूरी है या नहीं जरूरी है, या उसके बिना हम अगर हम कुछ भी प्रिकॉशंस ले लें उससे भी काम चलेगा, क्या कहते हैं आप? दो शब्द हैं, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। अगर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो हमको कोई भी रोग घर नहीं कर सकता, हम इन्फेक्शन में नहीं जा सकते या बीमार नहीं हो सकते, वो किसी बीमारी से जुड़ा हुआ नहीं होता। वहीं दूसरी ओर ये जो इम्यून वैक्सीनेशन है, कोई भी वैक्सीन किसी न किसी स्पेसिफिक डिसीज के लिए है, उस डिसीज में काम करता है। कोरोना में की भी बहुत सारी वैक्सीन पर ट्रायल हुआ। ये अभी जो वैक्सीन यहाँ लग रही है एक स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन, एक कोविशील्ड है जो शायद ऑक्सफोर्ड की है। अपने देश में भी उसके ट्रायल हुए हैं और हमारे देश में एक बहुत अच्छा काम हुआ जो सरकार के पहल पर हुआ कि सरकार ने बहुत जल्दी एक तंत्र का गठन किया, प्रशिक्षण किया, उसकी नेटवर्किंग की कि कैसे बड़ी मात्रा में हम मैन्युफैक्चर करेंगे, कैसे पहुंचाएंगे, कौन लगाएगा, किसको लगाएंगे। ये इतना बड़ा होमवर्क था जो सरकार ने अपनी पहल करके भारत में कर लिया। इतना ही नहीं, भारत सरकार को ये मालूम है कि जैसे हम पीड़ित हैं अन्य पड़ोसी देशों की भी यही स्थिति है जी। और इसीलिए भारत ने अपने देश में भी वैक्सीन भेजे, पड़ोसी देशों को भी भेजे, और जहां तक अभी मेरी जानकारी है 71 देशों में वैक्सीन भेजे जा चुके हैं। बहुत सारे देशों को निःशुल्क दिए हैं, बहुत सारे देशों को सशुल्क भी दिए हैं, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज से कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था 0.0007%, माने 10,000 में से 10,000, हाँ 10,000 में से 7 लोग। और थोड़ा बहुत एक शंका होती है, कोई बुखार है, कुछ है, तो ये बॉडी का रिएक्शन है, बॉडी को कुछ ना कुछ रिएक्ट करना चाहिए। अगर कुछ रिएक्शन नहीं होता तो चिंता की बात है कि वैक्सीन कुछ है भी कि नहीं। बॉडी का कुछ रिएक्शन है तो लगता है कि हाँ हमने कुछ दवा ली है, बॉडी एक्ट कर रही है जी। तो ये होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और सभी इस समय लगवा रहे हैं। बड़े वीआईपीज ने भी लगवाया है, डॉक्टर्स ने भी लगवाया है, पैरामेडिकल स्टाफ ने भी लगवाया है। इसलिए समाज के सब लोगों को विश्वास करना चाहिए कि यह उतना ही सुरक्षित है जितना कि हम सुरक्षित चाहते हैं जी। बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि बहुत एक सकारात्मक बात बताई है आपने कि अगर कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो वो भी एक अच्छे के लिए हो रहे हैं। जैसे छोटे बच्चों को जब वैक्सीनेशन लगती थी तो छोटे बच्चों को बुखार आता था, है ना, तो उसके बाद एक स्टार्ट हुए थे टीके, स्टार्ट हुए थे, पेनलेस स्टार्ट हुए थे और फीवरलेस हुए थे, जिनका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा था। तो ये पेन अगर रहती है या बुखार आता है तो इसका मतलब उसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। तो अगर इस सकारात्मक सोच से सब इस वैक्सीनेशन को लेंगे जो 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर सबके लिए स्टार्ट हो गई है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इससे और ज्यादा हमारे जैसे पहले ही जैसे बताया वार्ष्णेय जी ने कि संख्या पहले ही रोगियों की कम है, इससे और ज्यादा कम होगी। और सर आप वैसे कोरोना अगर यदि आ जाता है घर में तो उससे लड़ने के लिए हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देंगे? कोरोना में जो स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें हैं जी, सफाई है, मास्क है, दूरी है, इसको बनाने के लिए होम आइसोलेशन की व्यवस्था है। सेपरेट कमरे में रहना, स्वयं सफाई करना, तो कुछ व्यायाम होगा। बिल्कुल। तो हम किसी के संपर्क में नहीं रहेंगे तो दूसरे भी सुरक्षित है और हम भी सुरक्षित हैं। और प्रकृति आधारित दिनचर्या, अगर हमको बहुत बुखार नहीं है तो हम जल्दी उठ सकते हैं, कुछ प्राणायाम व्यायाम कर सकते हैं, टीवी है तो टीवी देख सकते हैं, पुस्तक है तो पुस्तक पढ़ सकते हैं, हम फोन से लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। पॉजिटिविटी बना के रखना है,
लोगों से कनेक्शन बना के रखना है। आप कमरे के अंदर हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं है किसी से वार्ता नहीं कर सकते, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं किसी से। आप स्वयं अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करते हुए कुछ अच्छी पुस्तक लिख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, पीपीटी बना सकते हैं। आपके गाने का शौक है, अच्छा गाना गा सकते हैं। तो जो जो आपके शौक है अकेले रहकर सब काम कर सकते हैं। मस्तिष्क को एंगेज रखना है, थोड़ा विश्राम देना है। बहुत अधिक सोना नहीं कि सुबह दोपहर दिन भर सो रहे हैं तो रात में नींद नहीं आएगी, इसलिए दिन में ज्यादा नहीं सोना। घर का बना भोजन मिलता ही है, ताजा घर का भोजन करना और प्रसन्न रहना, दूसरे को भी प्रसन्न रखना, तो वह जल्दी व्यक्ति ठीक होता है। और यही उसका होम आइसोलेशन का नियम भी है। तो वह घर में रहकर जल्दी से स्वयं भी स्वस्थ हो सकता है, मस्त रह सकता है, दूसरे लोगों को भी अच्छा वायुमंडल दे सकता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा ये जान के कि अगर आप होम क्वारंटाइन हो भी गए हैं तो आप इसको पनिशमेंट नहीं लीजिए, इसको सजा नहीं लीजिए, इसको एंजॉय कीजिए। उस टाइम को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अच्छे से, जैसे सर ने बताया, वार्ष्णेय जी ने, कि आप व्यायाम कर सकते हैं, अपने ना एक दिनचर्या को इतना खूबसूरत बना सकते हैं कि आप जल्दी से उस क्वारंटाइन पीरियड से जल्दी से बाहर भी आ सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, आप सबको पता चल गया होगा कि स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। हमारे शास्त्रों में भी स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन कहा गया है। यदि पैसे का नुकसान हो जाए तो उसे पुनः कमाया जा सकता है, परंतु एक बार स्वास्थ्य खराब हो जाए तो उसे पूरी तरह से नियंत्रण में लाना बहुत कठिन हो जाता है, उसे बहुत समय लग जाता है। तो अतः हमेशा हमें अपने खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा सा व्यायाम और अच्छा खान पान, दोनों चीजें अत्यंत जरूरी है। इससे आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा और आपका मन खुश रहेगा। तो अशोक, एक सावधानी और है। जी 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 प्लीज। एक सावधानी और है जी कि अच्छा भोजन में इतना अच्छा नहीं करना कि दिन भर पराठे और पनीर खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, तो वो ज्यादा हो जाएगा, शरीर को सहन नहीं होगा, उसका ध्यान रखना। जी जी, जरूर जरूर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जान के। कुछ विरोधी आहार के बारे में आप हमें बताना चाहेंगे सर, कि कौन से अच्छे खान पान में भी पता होना चाहिए लोगों को कि विरोधी खाना क्या होता है, क्योंकि लोगों को इतनी समझ नहीं है, अभी इतने जागरूक नहीं है हमारा समाज कि वो, उनको लगता है कि वो अच्छा खा रहे हैं, दूध पनीर दही सब कुछ खाना अच्छा है, बट किस समय में क्या चीज लेनी चाहिए सर, आप ये जरूर बताइए। मॉडर्न मेडिसिन के जो विद्यार्थी हैं जी वे जब डॉक्टर बनते हैं तो एक शपथ लेते हैं, हिप्पोक्रेट की शपथ। जी तो उन्होंने कहा है कि लेट दाई योर फूड इज योर मेडिसिन रादर देन योर मेडिसिन इज योर फूड। अर्थात आपका भोजन ही आपकी औषधि है, ना कि इतनी मात्रा में औषधि ले कि वो भोजन का अंग बन जाए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। इसीलिए भोजन जो है ये औषधि बनना चाहिए, होता भी है, लेकिन भोजन को के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। प्रकृति ने मनुष्य को, इवन जीव जंतुओं को भी, जिस जलवायु में, जिस मौसम में, जिस स्थान पर जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उनको उपलब्ध कराने के लिए उसी जलवायु, उसी मौसम, उसी स्थान पर वैसी ही सब्जियां, वैसे ही फल, वैसे ही औषधीय पौधे उपलब्ध कराए हैं। बिल्कुल, उनका सेवन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अब गर्मी आएगी तो क्या मिलेगा? खीरा मिलेगा, खरबूज मिलेगा, तरबूज मिलेगा, हरी सब्जियां मिलेंगी, आम मिलेगा, आड़ू मिलेगा, लीची मिलेगी, अर्थात ऐसे फल सब्जी जिनमें वाटर कंटेंट अधिक है। गर्मी में वही चाहिए। बिल्कुल। जाड़ आए तो क्या मिलेगा? मटर, गोभी, अमरूद, मूली, गाजर, तिल का सामान, मूंगफली का सामान, ऐसी चीजें मिलेंगी। अब ये जाड़े के लिए। अब आज का व्यक्ति जिसके पास थोड़ा पैसा हो गया, वो सोचता है कि मौसम का तो सभी लोग खाते हैं, हम जरा बिना मौसम का खाएंगे। तो खा तो सकते हैं, लेकिन वो लाभकारी नहीं होगा, वो शरीर को स्वास्थ्यकर नहीं होता। ऋतु वाली सब्जी, फल, यह जो है जिसके न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व एकदम फ्रेश रहते,
तुरंत शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, सस्ते रहते हैं क्योंकि उसी सीजन में आए हैं, और आसानी से उपलब्ध रहते हैं। और इसलिए ऋतु वाली सब्जी, ऋतु वाले फल, इनका प्रयोग करना चाहिए, एक बात। दूसरा, भोजन में हर पदार्थ की एक प्रकृति होती है, अलग अलग लेने पर वे लाभकारी है, लेकिन एक साथ अगर लिया तो कई बार वे हानिकारक भी होते हैं। जैसे दूध और दही दोनों डेयरी प्रोडक्ट हैं, दोनों की तासीर अलग अलग है, दोनों अलग अलग लेने पर लाभकारी है, लेकिन दोनों अगर एक साथ लिए तो हानिकारक है। दूध और दही की स्टेट चेंज हो जाती है। हम रायता भी लेना चाहते हैं और खीर भी लेना चाहते हैं, दोनों को एक साथ नहीं लेना, अलग एक बार में एक ही वस्तु लेना। दूध के साथ खट्टा फल, नमक वाली वस्तु नहीं लेना, ये विरुद्ध आहार में आता है जी। वैसे ही आजकल और एक चीज हो गई है, वो पुस्तकों में नहीं मिलता, फ्रिज। फ्रिज दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए बना था, लेकिन लोग उसमें दवाएं कम, भोजन पदार्थ अधिक, और आइसक्रीम बनाना ये एक स्वाभाविक काम हो गया लोगों को। अभी गर्मी आ रही है, अभी शुरू हो जाएगा जी जी जी। तो एक तरफ तो हम गरम गरम दाल चावल रोटी सब्जी लेते हैं, क्यों लेते हैं हम? कि हमको इजी डाइजेस्टेबल है, आसानी से पच जाते हैं जी। और ऊपर से हम ठंडा पानी, ठंडा सलाद, ठंडा फल, ठंडा दही लेते हैं, तो यह हमारे पाचन तंत्र के टेम्परेचर को कम करता है। बिल्कुल। तो जो भोजन 3.5-4 घंटे में पचना चाहिए, वह 6.5, 7, 8 घंटे लगाता है। और इसीलिए फ्रिज वाली वस्तु का अगर प्रयोग करना है तो आधा पौना घंटा पहले उसको फ्रिज से बाहर निकालें, उसका टेम्परेचर नॉर्मल होने दें, तब उसका प्रयोग करें, तो कोई हर्जा नहीं है। और इसीलिए बहुत अधिक गर्म या बहुत अधिक ठंडा, यह भी विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। हमको भूख नहीं है फिर भी हम खा रहे हैं, यह भी विरुद्ध आहार है जी जी। हमको दिनचर्या बना के रखनी चाहिए। कभी हम भोजन 9 बजे कर रहे हैं, कभी दिन में 2 बजे कर रहे हैं, कभी फिर 12 बजे कर ले रहे हैं, कभी रात में ही भोजन कर रहे हैं, दिन भर भूखे हैं, यह भी विरुद्ध आहार है जी। जो समय आपने बनाया है, आपने तय किया है, उस समय पर ही उसका उपयोग करें। विरुद्ध आहार तत्काल कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन लंबे समय तक सेवन करने से उससे हानि होती है। एक जानकारी और देता हूं, इधर उत्तर भारत में एक और विषय है, एक वस्तु है जिसके बिना कुछ लोगों का जीवन ही नहीं होता ऐसा लगता है, पनीर। इनको लगता है कि पनीर के बिना हमारा जीवन नहीं है। तो मैं कई बार लोगों को बताता हूं कि पनीर, यह वास्तव में जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट रहते थे, डॉक्टर उनको बताते थे कि आप वेजिटेरियन हो, मांस मछली नहीं खा सकते हो, इसलिए दूध को फाड़ो, पनीर बनाओ, उसका सेवन करो। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो पनीर से पूरा होता है। तो पनीर को फीका खाना होता था या मीठा व्यंजन बना के खा सकते हैं, लेकिन जब हम उसमें नमक का प्रयोग करते हैं तो यह विरुद्ध आहार की श्रेणी में आ जाता है। अभी मैंने बताया कि दूध के साथ नमक वाली वस्तु नहीं। अब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि पनीर की स्टेट अलग है और दूध की स्टेट अलग है। ऐसा नहीं है। दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है उसका नाम है केसीन, और जब हम पनीर बनाते हैं तो वो केसीन का जो मॉलिक्यूल है वो एज सच पनीर में आता है, वो टूटता नहीं। जिसके कारण से वो इलास्टिकल नेचर होती है उसकी, पनीर की। तो यह जो बड़ा मॉलिक्यूल है यह टूटता नहीं, तो यह दूध की नेचर के समान ही काम करता है। इसलिए पनीर खा सकते हैं, लेकिन फीका या मीठा, नमकीन के साथ खाएंगे तो यह विरुद्ध आहार की श्रेणी में आएगा। और इसीलिए लंबे समय तक सेवन करने से यह
हानिकारक, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। हमने कुछ लोगों को देखा होगा कि शरीर पर सफेद दाग हो जाते हैं, और यह जो सफेद दाग है, इनका इलाज किसी भी चिकित्सा पद्धति में नहीं है, एलोपैथी में भी नहीं, आयुर्वेद में भी नहीं, होम्योपैथी में भी नहीं, क्योंकि शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो गए, जो जातीय तत्व, इनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई। बाहर के वायुमंडल के बैक्टीरिया शरीर पर अटैक करते रहते हैं, स्किन हमारी सुरक्षा करती है, और अगर अंदर से उसको सपोर्ट नहीं मिला तो उन बैक्टीरिया का प्रभाव हमको सफेद दाग के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसको हम ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर बोलता है कि स्किन में मेलेनिन नहीं बन रहे। बात सही है, लेकिन मेलेनिन क्यों नहीं बन रहे, इसका उत्तर नहीं है। इसका उत्तर है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, नहीं बन रहे। प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर की शुद्धि होती है, जैसे जैसे टॉक्सिन शरीर के बाहर चलते जाते हैं तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता वापस आ जाती है, मेलेनिन सफेद दाग गायब हो जाते हैं, और इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा ही उसका इलाज है। तो व्यक्ति को विरुद्ध आहार की जानकारी होनी चाहिए, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहे। पालन करे, केवल दिमाग में नहीं, स्वभाव में जानकारी चाहिए, बिल्कुल, तब उसका लाभ मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा वार्ष्णेय जी। सिर्फ सुनना नहीं है, सुन के उसको अमल में लाना, ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी चीजें बताई हैं। विरुद्ध आहार क्या क्या है? विरुद्ध आहार अभी तक मुझे नहीं लगता दर्शकों को इस चीज की जागरूकता होगी कि पनीर में कभी नमक डालना ही नहीं है, और हम शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, ये सब चीजें खा रहे हैं, और जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे एम्फेसिस दिया है वार्ष्णेय जी ने, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल जो फैशन है वो फ्रोजन फूड का फैशन है। वो आता भी महंगा है, वो बहुत महंगा था, स्टोर्ड जो फ्रूट्स होते हैं। बट हमें क्या खाने हैं, जिस मौसम में जो हमें फल सब्जियां मिल रही है उसी का ही सेवन करना है, और यही हमारे लिए लाभदायक है। और अत्यंत तेज और अत्यंत ज्यादा तेज गर्म हो और ज्यादा तेज ठंडा हो, वो बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। अभी हम गरम गरम खाना खाते हैं और उसके ऊपर ठंडा पानी पी लेते हैं, तो क्या होता है, हमारी जठर अग्नि वहीं पर बुझ जाती है, और वो जो पाचन क्रिया बहुत स्लो होती जाती है। तो ये बहुत अच्छा लगा सर आपसे जान के, इतनी सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। इसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।